नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने कहा है कि वो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर दिल्ली में एक रैली आयोजित करेगी। मंगलवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जहां जहां एसआईआर का दूसरा चरण लागू किया जा रहा है, उसे लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया। नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में हम चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेंगे। बयान के अनुसार सभी का अनुभव यही है कि एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जैसा बिहार में किया वही नीति बाकी राज्यों में अपनाई जाएगी। एसआईआर को लेकर हम बिहार चुनाव के पहले से सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि एसआईआर को लेकर देश भर में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में 5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा हुए हैं। भारत के चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए की जा रही है। इसमें 1 जनवरी 2026 को अंतिम तारीख माना गया है। घर घर सत्यापन 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा। मसौदा मतदाता सूची 27 दिसंबर को जारी होगी और अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि असम में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू नहीं किया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में यही प्रक्रिया चल रही है। असम को एसआईआर से बाहर रखने का मुद्दा विवाद में है, क्योंकि एसआईआर का मुख्य मकसद घर घर जाकर अपात्र मतदाताओं को हटाना होता है। विपक्ष का आरोप है कि एनआरसी पहले से विवादित है और उसे अधिसूचित भी नहीं किया गया। ऐसे में एसआईआर न कराना मतदाता सूची के शुद्धिकरण को धीमा करने की कोशिश है। विपक्ष इसे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति बता रहा है और आरोप है कि इससे संवेदनशील जिलों में वोट बैंक को बचाने में मदद मिलेगी। बता दें कि एसआईआर में हर मतदाता को दस्तावेज देना पड़ता है, जबकि एसआर सिर्फ नए नाम जोड़ने और सुधार पर आधारित होता है। एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। असम में एनआरसी पूरी तरह हल न होने के कारण आयोग ने राज्य के लिए अलग प्रक्रिया का तर्क दिया है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को अभी स्थगित किया जाए। सरकार का कहना है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाला यह बड़ा अभियान राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के ठीक साथ पड़ रहा है। केरल सरकार ने कहा कि एसआईआर एक बहुत बड़ा और थकाऊ अभ्यास है। इसमें 1,76,000 सरकारी कर्मचारियों, 68,000 पुलिस व सुरक्षा कर्मियों और 25,668 अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े पैमाने पर स्टाफ हटाने से सरकार का रोजमर्रा का काम ठप पड़ सकता है। इसीलिए एसआईआर और स्थानीय चुनाव एक साथ कराना लगभग असंभव है। सरकार ने यह भी कहा कि वह एसआईआर की संवैधानिकता से सहमत नहीं है और उसका मानना है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस याचिका में मुख्य मुद्दा एसआईआर का समय यानी टाइमिंग है, उसकी वैधता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया फिलहाल रोकनी चाहिए या नहीं। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने की कड़ी आलोचना की है। नसरीन ने सवाल उठाया कि अपराधी हसीना को क्यों माना जा रहा है, जबकि उनके अनुसार असली जिम्मेदार अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और उनकी जिहादी ताकतें हैं। आईसीटी ने हसीना को पिछले साल हुए छात्र विद्रोह के दौरान हिंसा भड़काने, गोली चलाने के आदेश देने और अत्याचार रोकने में नाकाम रहने के आरोप में दोषी ठहराया है। नसरीन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यूनुस और जिहादी ताकतें खुद वही कार्य करे तो जायज बताते हैं, लेकिन हसीना को अपराधी कहा जा रहा है और इसे न्याय के नाम पर तमाशा बताया। 1994 से भारत में निर्वासन झेल रही नसरीन हाल के महीनों में यूनिस सरकार की लगातार आलोचना कर रही हैं और उनसे नोबेल शांति पुरस्कार वापस लेने की भी मांग कर चुकी हैं। फैसले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी मौत की सजा दी गई, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अल मामून को 5 साल की सजा हुई। विश्लेषकों के अनुसार यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति में नई उथल-पुथल ला सकता है, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग को आगामी चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद प्रशांत किशोर ने पहली बार खुले तौर पर प्रतिक्रिया दी है।
238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने कहा कि वे 3 साल पहले बिहार सिस्टम बदलने आए थे, लेकिन वे सरकार भी नहीं बदल पाए। उन्होंने माना कि लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि हालांकि जनसुराज को सिर्फ 3.5% वोट मिले, फिर भी जनता और मीडिया का ध्यान उनके काम की महत्ता दिखाता है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार की जेडीयू को सिर्फ 25 सीटें मिलती यदि चुनाव से पहले हर क्षेत्र में हजारों लाभार्थियों को 10,000 रुपए न दिए जाते और महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए के लोन का वादा न किया जाता। पीके ने वोट बिकने की बात को गलत बताते हुए कहा कि बिहार का वोटर अपना भविष्य नहीं बेचता। उन्होंने कहा कि जनसुराज ने न जाति की राजनीति की और न किसी तरह की नफरत फैलाई। हार की जिम्मेदारी लेते हुए पीके 20 नवंबर को गांधी भीतिहरवा आश्रम में मौन उपवास करेंगे और कहा कि वे राजनीति छोड़ने वाले नहीं हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की खुलकर सराहना की, जिससे पार्टी के भीतर फिर से असहजता बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर साझा की गई टिप्पणी में थरूर ने पीएम मोदी के संबोधन को प्रेरणादायक और दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और औपनिवेशिक मानसिकता छोड़ने पर जोर दिया। थरूर ने बताया कि पीएम मोदी ने भारत को उभरते बाजार नहीं बल्कि उभरते मॉडल के रूप में देखने की बात कही और महामारी व यूक्रेन संकट के दौर में भारत की मजबूती की प्रशंसा की। शशि थरूर के अनुसार मोदी ने कहा कि उन पर हमेशा इलेक्शन मोड में रहने का आरोप लगता है, जबकि वे भावनात्मक मोड में जनता की चिंताओं के अनुसार काम करते हैं। भाषण में शिक्षा प्रणाली पर मैकाले के प्रभाव को खत्म करने और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए 10 वर्षीय राष्ट्रीय मिशन की भी अपील की गई। शशि थरूर की यह सराहना कांग्रेस में नई बेचैनी पैदा कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी उनके कई बयानों से पार्टी में मतभेद के संकेत मिले थे। थरूर ने हालांकि दोहराया है कि उनका पीएम की तारीफ करना भाजपा में जाने का संकेत नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता का संदेश है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने अलग अलग जन्म तिथि का इस्तेमाल कर 2 अलग पैन कार्ड बनवाए। अदालत ने पिता और पुत्र पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और पुलिस को तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया। विशेष मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने दस्तावेजी सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर यह फैसला दिया। यह मामला 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। 2017 में यूपी में भाजपा सरकार आने के बाद आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ जमीन कब्जा, साजिश, जालसाजी, भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में 100 से अधिक मामले दर्ज हुए। कई मामलों में उन्हें सजा और कुछ में बरी किया गया। लगभग 2 साल जेल में बिताने के बाद 2 महीने पहले ही उन्हें 50 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन एक बार फिर इस मामले के चलते आजम खान और उनके बेटे को सोमवार को वापस जेल भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बताया कि एनडीए में मंत्री पदों के बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिलने के आधार पर मंत्रियों का बंटवारा तय किया गया है। मांझी के अनुसार एनडीए की संयुक्त बैठक 19 नवंबर को होगी, जिसमें औपचारिक रूप से नेता का चुनाव किया जाएगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगा और प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समय दे चुके हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पुष्टि की है कि मोस्ट वांटेड माओवादी नेता माड़वी हिड़मा एक मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस के खुफिया विभाग के एडिशनल डीजीपी महेश चंद्र लड्डा ने बताया कि हिड़मा के साथ उसकी पत्नी का शव भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारे दुमिली जंगल क्षेत्र में हुई, जहां सुबह 6 से 7 बजे के बीच सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आमना सामना हुआ। 51 वर्षीय हिड़मा सीपीआई माओवादी के शीर्ष नेताओं में शामिल था और उस पर केंद्र व कई राज्य सरकारों ने मिलकर 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम रखा था। वह एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वह दांतेवाड़ा में 2010 के हमले, 2013 में कांग्रेस काफिले पर हमले तथा 2017 और 2021 में सुरक्षा बलों पर हुए हमलों का मुख्य साजिशकर्ता रहा था। हिड़मा मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के
कुवर्ती गांव का रहने वाला था और 17 साल की उम्र में माओवादी संगठन से जुड़ा था। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बीबीसी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि एआई मॉडल अक्सर गलतियां कर सकते हैं, इसलिए लोगों को इन्हें सिर्फ सहायक साधन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और अन्य स्रोतों से मिलने वाली जानकारी के साथ मिलाकर देखना चाहिए। पिचाई ने कहा कि यह स्थिति बताती है कि सूचना का इकोसिस्टम विविध और भरोसेमंद होना जरूरी है ताकि लोग पूरी तरह एआई पर निर्भर ना रहें। उन्होंने एआई सेक्टर में तेजी से बढ़ रहे निवेश और कंपनियों के बढ़ते मूल्य पर चिंता भी जताई और कहा कि यह एक तरह का बुलबुला भी हो सकता है। पिचाई का कहना है कि अगर यह बुलबुला फूटा तो इसका असर गूगल पर भी पड़ सकता है। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी कंपनी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, हम भी नहीं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.